Hi everyone, I hope you all are doing well. This is the first video for experimental techniques of physics. और इसमें सबसे पहले हम एक्सरेज़ को स्टडी करेंगे और एक्सरे की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और प्रोडक्शन के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कौन कौन से लिमिटेशंस आती हैं, इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। मींस अगर आपने एक्सरेज़ को प्रोड्यूस करना है, एक्सरे ट्यूब को यूज़ करना है, तो कुछ एंगल्स को आपको सेटअप करना होता है जो कि आप लाइन फोकस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए करते हो। और उसके अलावा हील इफ़ेक्ट का को मद्देनज़र रखते हुए सारी सेटिंग करते हो। तो हम ये चीज़ें देखेंगे, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरेज़ हमने डिस्कवर कैसे की। हमने नहीं की, लेकिन जिसने की उसने कैसे की, और फिर उसका सेटअप, प्रोडक्शन कैसे होती है और किस तरह की एक्सरेज़ हो सकती हैं एंड ऑल दैट स्टफ़। तो एक्सरेज़, ये रेज़ डिस्कवर की थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय विल्हेम रोएंटजेन in 1895। ओके, 1895 में इन्होंने ये डिस्कवर की थी और ही वाज स्टडिंग कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ को वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब्स में, ठीक है। ये वो दिन थे जिन दिनों में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी हुई थी और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे। कैथोड रेज़ को एनोड और कैथोड के दरमियान मूव कराया जा रहा था, गैस को डिफरेंट प्रेशर में लेते हुए और ये सारी चीज़ें करते हुए। तो ये सब कुछ उस टाइम पे हो रहा था। बट ही ऑब्जर्व कि जब कैथोड रेज़ प्रोड्यूस हुई बाय कैथोड, ठीक है, कैथोड से प्रोड्यूस हुई थी, दैट इज़ वाई उनको कैथोड रेज़ का नाम दिया गया था। जब ये डिस्कवर हुई थी, बाद में पता चला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो है यहाँ पे कैथोड रेज़ जब ट्रैवल करके इस साइड पे जा रही थी और उसने जब हैवी एनोड से स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद कुछ पेनिट्रेटिंग रेज़ जो कि ट्यूब के बाहर तक जा सकती थी, वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो कि इनविजिबल थी। अनलाइक कैथोड रेज़ वाइल एक्सेलरेटिंग, अगर उसमें कुछ गैस पार्टिकल मौजूद हैं तो वो कुछ गैस पार्टिकल्स को मतलब आयनाइज कर देती या एक्साइट कर देती। एक्साइटेशन पे कुछ ग्लो प्रोड्यूस होता था, या वो जब वॉल के साथ स्ट्राइक करती ग्लास की, तब भी वो कुछ ग्लो प्रोड्यूस करती थी। लेकिन दीज वर टोटली इनविजिबल, कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं कर रही थी और ये पेनिट्रेट कर सकती थी ग्लास ट्यूब को और पेनिट्रेट करते हुए बाहर तक जा रही थी। और बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया और क्योंकि ये अननोन थी, ही डिडंट नो कि ये कौन सी रेज़ हैं, क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह की इतनी पेनिट्रेटिंग रेज़ देखी गई थी। तो इसलिए इनको एक्स रेज़ का नाम दे दिया गया, एक्स फॉर द वर्ड के जिसका हमें ना पता हो, ठीक है, अननोन वेरिएबल को हम नेम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रेज़ अननोन थी, दैट इज़ वाई इनको एक्स रेज़ का नेम दिया गया। फर्दर ऑन इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया। तो पहले आप किसी चीज़ की डिस्कवरी करते हो तो फिर आप उसके बाद देखते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आप फिर और फर्दर डिगिन करते हो कि कैसे ओरिजिनेट होती हैं वो सारी चीज़ें। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाने लगा, जिसमें ये पहले हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और ये इनको पार्ट बना दिया गया ईएम स्पेक्ट्रम का, ठीक है। और मैनी एक्सपेरिमेंटलिस्ट मैनेज टू नो अबाउट देयर वेवलेंथ, कि इनकी वेवलेंथ कितनी है। इट वॉज 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर तक थी, ठीक है। क्रिस्टल डायफ्रैक्शन का इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लाओ ने जब लाओ को ये रियलाइज़ हुआ कि इसकी वेवलेंथ और क्रिस्टल्स की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, तो उसने क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के थ्रू एक्सरेज़ की वेवलेंथ्स को फाइंड आउट करने का मेथड डेवलप किया था। तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड जो कि यूज़ किया गया था इन रेडिएशंस की वेवलेंथ्स को फाइंड आउट करने का, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ्स थी तो इनको डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल था। तो दे मैनेज टू डिटर्मिन टू रिकग्नाइज दैट दीज rays, X-rays were electromagnetic radiation and they were a part of EM spectrum, and their wavelength is of order of 10⁻⁻10 meter. And Lau established a method called X-ray diffraction through crystals to determine the wavelengths of these X-rays. अभी तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के। उस टाइम इसको यूज़ किया गया था बिकॉज दे वर अननोन, तो क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के थ्रू उनकी वेवलेंथ्स को फाइंड आउट किया जाता था। तो दे आर ऑफ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ, ये एक प्रॉपर्टी इनकी है। दे इसी में ही आती है, लेकिन आप अलग से भी लिख सकते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ एंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी।
वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी इनर्जेटिक, ये भी हम कह सकते हैं। और thirdly they travel with speed of light in vacuum। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो ये चीज़ें इनकी ऐसी होंगी। और लेकिन आप इनको सेपरेटली लिख सकें तो आप मतलब ठीक रहता है पिन पॉइंट कर देना कुछ चीज़ों को। देन दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक हैं, ठीक है, दे आर उस टाइम मतलब इतना परफेक्टली तो नहीं, वैसे इफ़ेक्ट तो होती होंगी लेकिन वेरी स्लाइटली। सो हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आ जाए ना तो वो इंटरेक्ट करती होती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत इनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का वेरिएशन जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा हो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ये रेडिएशन, तो वो उसे इंटरेक्ट करना चाहिए बाय प्रिंसिपल। और ये इंटरेक्ट करती है लेकिन इतना वीकली करती है कि मतलब ना होने के बराबर। तो हम ये कह देते हैं कि वो इंटरेक्ट नहीं करती या इफ़ेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है किसी भी तरह के एंगल्स के, तो यहाँ से अगर ये रेज़ एक्स रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं और ये ट्रैवल कर रही हैं तो ये इनका इन पे कोई फ़र्क नहीं होगा। ये अपने नॉर्मल पाथ में मूव करती रहेंगी, बिल्कुल डेविएट नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसी होगी या कुछ ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये इफ़ेक्ट नहीं होती। और फिफ्थली दे डू नॉट रिफ्रैक्ट, देयर पाथ डू नॉट चेंज, ये इसी की तरह की बात हो जाती है। लेकिन ये पाथ क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के अलावा इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। दे डू नॉट रिफ्रैक्ट, दे डू नॉट शो रिफ्रैक्शन, और दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगेन द रीज़न कि ये वीकली इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, ठीक है। अगर मैटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करें तो रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट या डायरेक्शन के चेंज होने का इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से इंटरेक्ट ही नहीं कर रही तो वो जैसी है वो अपना दे माइंड देयर ओन बिजनेस और ये ऐसे चलती रहती है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेक्शंस। तो दैट इज़ वाई दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे डू नॉट रिफ्रैक्ट। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट कर सकती हैं ये। एंड दे कैन पेनिट्रेट, क्या क्या पेनिट्रेट कर सकती हैं आप ये भी बता सकते हैं कि दे कैन पेनिट्रेट मेटल्स और सूटेबल थिकनेसेस। अब ऐसा नहीं है कि आपने इतनी चौड़ी दीवार बना दी और ये बिल्कुल ही जादू की तरह पूरे कोई पेनिट्रेट कर जाए। एक सर्टेन विड्थ होती है हर मेटल के लिए, हम कह सकते हैं, जो कि जिसको ये पेनिट्रेट कर सकता है। अगर वो विड्थ उससे ज़्यादा है तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे एक बुलेट है, बुलेट की भी पेनिट्रेटिबिलिटी की पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि लेट्स से अगर दीवार इतनी सी है, ठीक है, इतनी पतली है, तो वो मे बी बुलेट इसको पेनिट्रेट करके यहाँ तक चली जाए, ठीक है। अगर दीवार जो है बहुत ज़्यादा आपने टफ बना दी है, मुश्किल बना दी है, विड्थ उसकी इंक्रीज़ कर दी है, सेम मटेरियल था, विड्थ इंक्रीज़ कर दिया है, तो हो सकता है कि वो अंदर ही रुक जाए। जैसे बुलेट समटाइम्स जब बॉडी के अंदर ही रह जाती है तो वो मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन अगर बुलेट बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत एनर्जेटिक मीन बहुत पेनिट्रेटिंग होती है, इनकी भी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितना पेनिट्रेटिंग होंगी। एक्स रेज़ बहुत एनर्जेटिक हैं, अगर एक्स रेज़ तो वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। इसी तरह बुलेट्स का भी आप कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा पावर वाली गन होती है उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग वो उसकी बुलेट्स होती हैं। कुछ तो बॉडी से होगी बाहर निकल जाती हैं। तो ये एनर्जी पे डिपेंड करता है और विड्थ्स पे डिपेंड करता है। तो एक ख़ास विड्थ को वो हमेशा पेनिट्रेट कर लेते होते हैं। और अगर मेडिकल फील्ड्स में देखें तो टिश्यूज़ जो होते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ जो होते हैं और फ्लैश जो होता है, ओके, ये इनसे एक्स रेज़ आराम से पेनिट्रेट कर जाती हैं। थोड़ी सी मतलब एब्जॉर्ब हो जाती होंगी लेकिन हाँ उससे पेनिट्रेट कर जाती हैं। लेकिन बोन्स से पेनिट्रेट नहीं होती, ओके, बोन्स जो होती हैं उनसे पेनिट्रेट नहीं करती। इसी तरह कुछ सर्टेन
और चीज़ें होती हैं। इसी तरह फ़ैट्स जो होते हैं, फ़ैट्स में पेनिट्रेटिंग इनकी पावर डिफरेंट होती है, फ्लैश में डिफरेंट होती है, मसल्स में डिफरेंट होती है, बोन्स में डिफरेंट होती है। और इस तरह से मतलब एक्सरे का स्केच लिया जाता है और नॉर्मल और एबनॉर्मल वगैरह वो सारी चीज़ें देख ली जाती होती हैं। ठीक है, जिस तरह से विजिबल लाइट फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह एक्सरेज भी करती हैं और ये ग्लो वाला पॉइंट आ जाएगा। और उसके अलावा जो एक्सरेज हैं दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते थे कि फोटोन्स हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और नॉकआउट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। फोटोन्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, जिसका हमने वर्क फंक्शन और वो सारी चीज़ें रिलेशंस देखे थे। एक्सरेज इसका इन्वर्स इफेक्ट है। एक्सरे प्रोडक्शन इज़ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें ये होता है एक्सरे प्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पे फोटोन्स आर द रीज़न कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर द रीज़न कि फोटोन्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहलाता है। अब इसका हम डिटेल से हमने ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और अभी हम देखते हैं कि एक्सरे प्रोडक्शन होती कैसी है। तो कैसे है? सो दिस इज़ इन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक्सरे प्रोडक्शन में जो हमें एक्सरेज का लास्ट में आउटपुट मिलता है उसमें 2 डिफरेंट फिनोमेनास हो रहे होते हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली देखते हैं कि एक्सरे जब प्रोडक्शन की जाती है तो क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक ट्यूब हम लेते हैं। ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जिससे आप अंदर देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। इसमें आपने एक यहाँ पे कैथोड लिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस कैथोड इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ये टंगस्टन फिलामेंट से बना हुआ है और टंगस्टन से बना हुआ है। और यहाँ पे एक इनर सर्किटरी भी है जो कि इस टंगस्टन फिलामेंट में करंट को पास करती है। और करंट के पास करने के बाद क्या होता है कि टंगस्टन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। ठीक है, और वो हीट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, हीट जनरेट होना मींस टेम्परेचर जो है टंगस्टन का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इनहेंस थर्मल एनर्जी टंगस्टन मेटल की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। थर्मल एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि जो वर्क फंक्शन है इस टंगस्टन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं उनका उतने इनफ हो जाती है कि वो उसके इक्वल हो जाए या उससे स्लाइटली ग्रेटर। तो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं टंगस्टन से। और यहाँ पे ये कैथोड बन चुका होता है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो है नॉकआउट हो चुके हैं और लेकिन इनके पास अभी इनफ एनर्जी नहीं है कि ये इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ पे ये जो एयर है उससे पास कर सकें। तो इसको यहाँ से इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को जो इस थर्मियोनिक इमिशन के प्रोसेस से, क्योंकि करंट पास किया, थर्मल एनर्जी जनरेट हुई और उससे इमिशन हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसे हम थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और इस तरह से हम इस बीम को प्रोड्यूस करते हैं। और इसको नॉर्मली हमने एक फाउलिंग कप में रखा होता है, फाउलिंग कप उसे कहते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड एक, अगर इसका फ्रंट व्यू देखें कि लेट्स से ये ट्यूब इस तरह से ऐसे पड़ी हुई है, गोल सी ट्यूब है, तो अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे ना तो ये इस तरह का गोल सा फाउलिंग कप होगा। ठीक है, इस तरह का, जो कि सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, इसके दरमियान ये टंगस्टन फिलामेंट पड़ा हुआ होगा जैसे इस तरह से। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुए और क्योंकि यहाँ से सारा रिपल्सिव पोटेंशियल है ना, तो वो उसको फोकस करता है या नैरो डाउन करता है इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेशन को। यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है, उस सबको एक मिनिमम स्पेस लेने पे मजबूर करता है। ये ऐसा ही है जैसे आप दरमियान में खड़े हुए हो और ठीक है, यहाँ से चारों तरफ से आपके अगेंस्ट हवाएं चल रही हैं, तो सारे के सारे बंदे जो बिखरे होंगे ना वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। मींस लेस स्पेस को ऑक्युपाई किया जाता है जब रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हों। तो ये इससे बाहर तो जा नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा ये। तो अंदर, क्योंकि बाहर जाने के लिए इसको इस पोटेंशियल के अगेंस्ट
जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में इतनी जान नहीं है कि वो इससे बाहर निकल सके, तो यहाँ पे वो बेचारे ऐसे नैरो डाउन होते रहेंगे। तो यहाँ पे वही फाउलिंग कप भी होता है जिसमें ये टंगस्टन फिलामेंट मौजूद होता है जो उसको नैरो डाउन करता है, फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम को। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम इकट्ठी हुई हुई है, एक्यूमुलेट हुई है, तो यहाँ पे ये कैसे जाएगी। यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक एनोड जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज है और इसे हमने हाईली पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सच दैट ये बहुत पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, और ये सारे के सारे फाउलिंग कप की वजह से क्या हो जाएंगे, ये नैरो डाउन हो जाएगी बीम, और ये पतली सी बीम ऐसे 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 ट्रैवल करके यहाँ पे जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी हमने इंटरेक्शन करवानी है, ठीक है। एनोड नॉर्मली ये ऐसा सीधा सीधा नहीं पड़ा होता, एक एप्लीकेशन में हम इसे थोड़ा एंगल में रखते हैं, वो आगे हम इसकी ज़रूरत देखेंगे क्यों होती है। तो ये यहाँ पे इसके साथ एनोड के साथ टकराएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान होगा उतने ज़्यादा ही इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतनी ही ज़्यादा इनर्जेटिक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो क्योंकि एक तरह की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फोटोन की, तो फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकती है। यहाँ पे एनोड के साथ जो स्ट्राइक करेंगे, वो स्ट्राइक करने के बाद फिर हम फिनोमेना देखते हैं। उस फिनोमेना के थ्रू टू फिनोमेनाज हैं। एक ब्रह्मस्ट्राहलंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज ही होती हैं, ब्रेकिंग रेडिएशंस ड्यू टू द सडन ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे इंकाउंटर द मेटल न्यूक्लियस। जब वो मेटल यहाँ पे ये जो एनोड है, ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है, हैवी मेटल जैसे टंगस्टन का ही बना होता है, वो एक काफ़ी हैवी मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। देखेंगे क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो इसके न्यूक्लियस तक जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पेनिट्रेट कर जाते हैं और ये न्यूक्लियस तक जाते हैं। जब ये न्यूक्लियस तक जाते हैं तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एक सडन ब्रेक लगती है, ठीक है। डिसएलरेट करते हैं, मतलब उस स्पीड उसकी काफ़ी अचानक से कम हो जाती है, इसे डिसएलरेशन कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब लगती हैं तो जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से पहले जा रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ कर लेगा, और ये अपनी तरफ करते हुए इसकी स्पीड को घटाएगा, ठीक है, इसकी स्पीड को घटाता होता है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, तो इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि रिपल्सिव है, दोनों उसे उधर ही धक्का दे रहे हैं। अट्रैक्टिव हो तो स्पीड घटती है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के पास जब जाते हैं तो अचानक से ब्रेक लगती है, ठीक है। कंप्लीट ब्रेक भी हो सकती है और कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे ये ब्रेक लगती है, और ये फिर ब्रेकिंग की वजह से इसको हम इसीलिए ब्रेकिंग रेडिएशंस कहते हैं, जो इस ब्रेकिंग इफेक्ट्स की वजह से होता है। तो ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ये है कंसेप्ट। मैक्सवेल्स इक्वेशन ये प्रिडिक्ट करती हैं कि जो एक्सेलरेटिंग चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं ऑफ द फ्रिक्वेंसी विद विच द एक्सेलरेशन इज़ हैपनिंग। तो ये इस तरह से ये डिसेलरेशन एक्सरेज को प्रोड्यूस करती है। तो ये प्रोसेस इस तरह से एक्सरेज को प्रोड्यूस करती है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उसे हम ब्रह्मस्ट्राहलंग रेडिएशंस कहते हैं। और ओवरऑल जो तमाम चार्जेस हैं, ठीक है, जो तमाम न्यूक्लियस में इंटरेक्शन होती है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिफरेंट डिसेलरेशन उनकी मतलब एक्सटेंट में होती है, सच दैट के जो एक्सरेज इमिट होती हैं ब्रेकिंग रेडिएशंस के इफ़ेक्ट की वजह से वो कंटिन्यूस होती हैं। मतलब एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर ये ऐसे कंटिन्यू ऐसे ये जा रही होती है। मिनिमम वेवलेंथ जो होती है ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होती है, या मैक्सिमम एनर्जी ये करस्पॉन्डिंग होती है, और वो मैक्सिमम एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के। इनकी वेवलेंथ जितनी छोटी हो फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है ना, हेंस एनर्जी भी इतनी ज़्यादा। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की। तो ये इसलिए लैम्डा मिनिमम उसकी करस्पॉन्डिंग आता है कि ये इससे कम नहीं हो सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकता है, लैम्डा के फॉर्म में लिखा है ना इसलिए। तो आई होप की बात समझ आई होगी। तो ये कंटिन्यूस वेवलेंथ का ये ग्राफ बनता है एक्सरेज का, जब ब्रेकिंग रेडिएशन के इफ़ेक्ट से अगर वो प्रोड्यूस हो रही हों, ठीक है। तो ये एक ब्रेकिंग रेडिएशन के इफ़ेक्ट से इस तरह की प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने देखा कुछ मोलिब्डेनम का, अगर हम ग्राफ देखें तो मोलिब्डेनम का ग्राफ इस तरह का बनता है,
ये कंटिन्यूज़ और यहाँ पे सडन पीक, और ये फिर कंटिन्यूज़ ऐसे ही, और ये सडन पीक, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाली पार्ट, ये चीज़ें तो हमें समझ आती हैं, लेकिन ये सडन पीक्स हमें क्यों मिली हैं, वो भी सर्टेन वेवलेंथ्स पे, ठीक है। ये मोलिब्डेनम के लिए जब स्टडी किया गया, ठीक है, एट 13 किलो वॉट जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी ना, वो अगर हम वोल्टेज की फॉर्म में अगर उन्हें बोलेंगे कितने वोल्टेज में उन्हें हमने एक्सेलरेट किया हुआ था, तो 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से उनको एक्सेलरेट किया था। इंसिडेंट एनर्जी अगर ये हो तो हमें ये उसका ग्राफ मिला। तो इसमें ये हमें सर्टेन पीक्स मिलती हैं। तो इन पीक्स की एक्सप्लेनेशन हमें फिर बाद में ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जीज़ के कंसेप्ट से मिलती है, इन एटम्स कि ये जो पीक्स हमें मिली हैं ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़ पीक्स हैं फॉर मोलिब्डेनम, एंड दे करस्पॉन्ड्स टू दोज ट्रांजिशंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स की इनर शेल में होती रही और जिनमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के नतीजे में ये सारे के सारे प्रोड्यूस हुए। कि जब हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो परफेक्ट थी उस एनर्जी के जो कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की करस्पॉन्डिंग हो, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी ने एक्साइटेशन की इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो कि एटम्स में मौजूद थे, और फिर उनकी डी एक्साइटेशन के नतीजे में ये वेवलेंथ्स इमिट हुई और पीक्स इमिट हुई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। मोस्ट प्रोबेबल क्योंकि इवेंट यही होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर ले। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है लेट्स से, और जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं ना उनके बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऑर्बिट्स होते हैं। तो और उनकी जो एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं ना हायर और न्यूक्लियाइज में, हायर एटम्स में, हैवी न्यूक्लियाइज में जो ऑर्बिट्स के दरमियान के डिफरेंसेस होते हैं एनर्जी के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो फिर एक्स-रेज़ की रेंज में आ रहे होते हैं। लेकिन ये जो लाइटर एटम्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन एटम, लिथियम और ये सारे, इनके एनर्जी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उनकी जो उनकी एक्स-रेज़ की रेंज में मतलब नहीं होती, मतलब 10⁻⁻10 मीटर की एनर्जीज़ में उनकी स्पेक्ट्रम नहीं आता, उनका विजिबल रेंज में आएगा, उनका इंफ्रारेड में आएगा, या ऐसा कुछ आता है। इवन जो सोडियम है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है उसमें येलो लाइट्स आती हैं विजिबल, तो वो भी फिर आप देख सकते हैं कि सोडियम भी अभी 23 तक हो जाता है, तो उससे पहले वाले तो और भी कम तक होते जाते हैं। तो हैंस इसीलिए जो एक्स-रेज़ प्रोडक्शन होती है ना, ये हैवी मेटल से की जाती है, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं इतने ज़्यादा स्पेस्ड होते हैं और इतने एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं कि उनकी ट्रांजिशन के नतीजे में एक्स-रेज़ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का फोटोन इमिट हो सके, वरना उनमें तो ये विजिबल और ये सारे होते हैं जो लाइटर होते हैं, इसलिए इसमें हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का था, तो उसने ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ठीक है, टक्कर मारी, उसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पे एक वैकेंसी को जनरेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से फिर ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस बेचारे को देखता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जिस मर्जी से भी। तो यहाँ से लेट्स से आ गया, और जब यहाँ से अपर इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रॉन की स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, तो ये अपर से लोअर ट्रांजिशन हो तो फोटोन इमिट होता है, तो इस तरह से एक फोटोन इमिट हो जाता है। ये जब भी फिनोमेना होगा तो कुछ ही ऐसे ट्रांजिशंस होंगे जो एक्स-रेज़ को करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे वेवलेंथ्स। तो ये वाले जो हमने ये रेंज ली हुई है ना, ये वो ली हुई है जो एक्स-रेज़ प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा भी दूसरी ट्रांजिशन विजिबल वाली भी होती होंगी और सारी भी होती होंगी, और वो ये आगे कहीं पे लाइट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही हैं तो यहाँ पे विजिबल लाइट के भी आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने मतलब का देखना है ना, वो एक्स-रे का रीजन देखना है, 10⁻⁻10 मीटर वाला देखना है। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजिशन नहीं हो रही जिनके करस्पॉन्डिंग विजिबल लाइट का फोटोन इमिट हो रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो वो भी हो रहा होगा, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं है। हमने एक्स-रेज़ की रेंज को स्टडी करना है, तो यहाँ पे एक्स-रेज़ की रेंज के भी क्वांटा इमिट हो रहे होंगे, लेकिन हैवियर न्यूक्लियाई में यही होता है, हैवियर एटम्स में, कि वो नॉर्मली एक्स-रेज़ ही होती हैं।
जो कंटिन्यूस वाला पार्ट है, ये कंटिन्यूस वाला पार्ट होता है ड्यू टू ब्रेकिंग रेडिएशन वाला पार्ट, और ये जो सडन पीक्स आती है ना, ये हैं ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक जो ट्रांजिशंस हो रही होती हैं। और क्योंकि करेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन 2, 3, 4, 5 ही हो रही होंगी, जिनके करस्पॉन्डिंग ऐसे इनर्जेटिक क्वांटाज रिलीज़ हो सकते हैं, हेंस इसके करस्पॉन्डिंग ऐसी पीक्स आती हैं। जैसे टंगस्टन की 12 तक आती हैं आई थिंक पीक्स इस तरह की, तो टंगस्टन का मैं वो दिखाऊंगी, उसकी 12 तक पीक्स आती हैं, जिसमें वो हम डिफरेंट देखते हैं। तो जो ट्रांजिशन की करस्पॉन्डिंग आ रही होती हैं, तो ज़्यादा पीक्स भी होती हैं, यहाँ पे इन्होंने कम शो की हुई, या फिर इस एनर्जी पे इतनी ही पीक्स प्रोड्यूस हो सकती थी, इस इंसिडेंट एनर्जी पे इतनी ही ट्रांजिशन पॉसिबल थी। ज़्यादा एनर्जेटिक अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स भेजे होते तो लेट्स से और भी पीक्स आ सकती थी, ठीक है। तो एनर्जेटिकली पॉसिबल आपने करना होता है, इंसिडेंट एनर्जी जितनी होगी उतनी ही मैक्सिमम का हमें हो सकता है। तो ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी ही नहीं आपने दी, ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को, तो वो ट्रांजिशन होगी ही नहीं। तो पॉसिबल ट्रांजिशन बहुत सारी होती हैं, वो तभी होंगी जब उसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी दें। तो ये सारी हम बातें फिर यहाँ से समझ सकते हैं कि जो एक्सरे प्रोडक्शन है वो इस तरह के सेटअप में होती है, जिसमें जो ये है कैथोड के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, एंड दैट कैथोड इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन बीम इमिट करते हैं, और उसमें फाउलिंग कप यूज़ किया जाता है, विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड कप, इलेक्ट्रिकल चार्ज कप है, नेगेटिवली चार्ज कप है, जो कि नैरो डाउन करता है, फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और ये इलेक्ट्रॉन बीम अट्रैक्ट करती है टू अ वेरी हाईली पॉजिटिवली चार्ज एनोड विच इज़ मेड अप ऑफ वेरी हैवी मेटल, अ वेरी हाई एटॉमिक नंबर, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट होते हुए जब इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन बीम की एनोड के साथ, जो कि हैवी टंगस्टन मेटल है फॉर एग्जांपल, तो ब्रेकिंग रेडिएशन के थ्रू और ट्रांजिशंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक इनर्शियल ट्रांजिशंस के थ्रू एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी एनर्जीज़ की रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सरेज। कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है हमें, और जिसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ड्यू टू द ब्रेकिंग प्रोसेस, ब्रेकिंग रेडिएशंस प्रोसेस जो है, ब्रह्मस्ट्राह-लंग रेडिएशंस भी उन्हें कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन, दोनों सेम ही चीज़ें, इन दोनों नेम्स यूज़ किए जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी प्रोड्यूस होती हैं, which corresponds to those transition that was possible in a metal like let's say tungsten, or for given electron energy जो हमने प्रोवाइड की। और ये फिर इस तरह से सारा प्रोसेस होता है, और ये फिर हमने आउटपुट में हमें इस तरह के ग्राफ्स मिलते हैं। ओके, तो फिर हमने फिनोमेना देखा कि ब्रेकिंग रेडिएशंस का कैसे होता है, और ये जो पीक्स हैं, ये पीक्स हमें क्यों मिलती हैं, तो ये एक चीज़ होगी। उसके अलावा अगर हम एक इक्वेशन लिखना चाहें इनकी एनर्जीज़ की, मैक्सिमम एनर्जी की, सच दैट हम वर्क फंक्शन इनका इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं बाय थर्मियोनिक इमिशन, उनको बहुत ही इनूस एनर्जी चाहिए थी। तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दोनों प्लेट्स के दरमियान था, कैथोड और एनोड के दरमियान, दैट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी that electron has, or and that should be will be equals to h times f maximum, and f maximum is the maximum frequency of the x-rays that is being emitted। और ये इस तरह से, और अगर हम लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू लैम्डा f होता है, तो f विल बी इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। तो यहाँ पे c बाय लैम्डा, यहाँ पे f मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगा, दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है, f मैक्सिमम है तो उसमें लैम्डा मिनिमम होगा, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी एच सी बाय वी ई। तो ये सारे कांस्टेंट हैं, ये तीन, तो इनको जब सॉल्व किया जाता है तो आता है 1.24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, लैम्डा मिनिमम। तो ये एक रिलेशन आता है एक्सरे प्रोडक्शन में। तो ये पहले एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन फार्मूला था जो कि ड्यूएन एंड हंट, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया था पहले, और इसको नेक्स्ट क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने एनर्जी इक्वल की है ना फोटोन की, तो यहाँ पे मैंने फोटोन कंसेप्ट यूज़ किया ना, तो ये बाद में कहीं जाके 1895 में एक्सरेज डिस्कवर हुई, ठीक है, जबकि ये आया कंसेप्ट फोटोन नेचर का 1905-1906 तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं हम क्वांटम थ्योरी यूज़ हो रही है, तो क्वांटम थ्योरी के थ्रू भी यही फार्मूला आया, तो ये दोनों का एग्री कर गया। ओके,
पहले एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन ये फार्मूला था, और जब हमने क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए इसका फार्मूला जनरेट किया तो वो भी करेक्ट निकला। ठीक है, तो एक्सरे प्रोडक्शन इज़ आल्सो अ क्वांटम फिनोमेना। जब आप ये देखते हो कि इसकी मैक्सिमम एनर्जी की लिमिट क्यों है। ठीक है, तो ये फिर इसी वजह से वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप वाले